स्टूडेंट्स, आज अपन लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। अपन ने पढ़ लिया, पर उसके अंदर अपन ने दो चीज़ें भी पढ़ी थी कि उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें आती है और कुछ जनरल चीज़ें आती है। स्पेसिफिक चीज़ें मतलब जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, जनरल चीज़ें मतलब जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है। उसी जनरल चीज़ों में ये सारी चीज़ें आती है। क्या क्या आती है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन सबको अपन लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अपनी इकोनॉमी के बारे में बात करता है। इकोनॉमी मतलब आप लोग इकोनॉमिक्स में जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। क्या क्या चीज़ें तुम लोगों की आ जाएगी? सबसे पहले यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स की बात करें कि इसके अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मतलब अपनी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पे भी अपन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, जो 1991 लिबरलाइजेशन से पहले थी, तो भी इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले वो चीज़ देखी जाती है। सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ। कितना आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, कितनी आपकी पर कैपिटा इनकम है, वो भी आपके बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करता है। रेट ऑफ सेविंग, बाहर लोग कितना पैसा सेव कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपकी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितना है, मनी सप्लाई कितना है, आपका गवर्नमेंट का डेट कितना है, उन लोगों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, ये सारी चीज़ें अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है। उसके बाद जो मेन चीज़ है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है एक इकोनॉमिक में, वो है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम में जो चेंजेस आता है, और जो वैल्यू ऑफ मनी में चेंजेस आता है। एक एक चीज़ समझते हैं, इंटरेस्ट रेट किस तरह से इम्पैक्ट करता है। एक बात समझिए, अगर मेरी इंटरेस्ट रेट लो होगी तो मैं लोन ज़्यादा लूँगी। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट लो होगा तो मैं लोन ज़्यादा लूँगी। अगर मैं लोन ज़्यादा लूँगी तो मेरे पास रुपीज़ भी ज़्यादा होंगे, पैसे भी ज़्यादा होंगे। अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम, मेरा खर्च करने की कैपेसिटी, डिस्पोजेबल इनकम मतलब मेरे खर्च करने वाले पैसे भी ज़्यादा होंगे। अगर मेरे पास पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदूंगी। अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदूंगी तो बिजनेस को तो फ़ायदा होगा ही ना। तो समझ आया किस तरह से इंटरेस्ट रेट एक बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। सेकेंड चीज़, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से बिजनेस को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो महंगा होगा। अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे नहीं। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आप खर्च करते हैं। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, गुड्स खरीदेंगे नहीं। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो बिजनेस का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद रुपीज़ और डॉलर का जो रोल है, ठीक है, होगा क्या? अगर तुम्हारा जैसे ऐसा है, $1 इज इक्वल्स टू, मैं बोल रही हूँ 64 रुपीज़। तुम लोगों ने एक ट्रांजैक्शन किया जिसमें तुमने 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया। ये 1 लाख तुमने इस रेट पे किया। हुआ क्या? नेक्स्ट डे तुम्हारा $1 के सामने तुम्हारी रुपीज़ की रेट हो गई 65। मतलब तुम लोगों को कितना, हर जो 1 लाख के तुमने जो गुड्स बेचे, हर गुड्स पे तुम लोगों को 1-1 रुपये का नुकसान होना चालू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों को इतना समझना है कि ये जो है ना, ये फ्लक्चुएशन ऑफ मनी वाला किसको इम्पैक्ट करेगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले को इम्पैक्ट करेगा। बस ये चीज़ याद रखना। सेकंड पे आते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर तुम्हारे ट्रेंड्स आते हैं, तुम्हारे कस्टम्स आते हैं, तुम्हारे ट्रेडिशंस आते हैं, तुम्हारी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड आते हैं। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन ट्रेडिशन मतलब समझते हैं। किसका मतलब समझ रहे हैं? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब क्या होती है? जो अपन लोगों का बहुत टाइम से, सेंचुरी से जो चीज़ें चलती आई है, जो डेकेड से, सेंचुरी से जो चीज़ें चलती आई है, उसको हम ट्रेडिशन बोलते हैं। जैसे कि दिवाली में दिया जलाना, एक ट्रेडिशन हो गया। तो ये सब चीज़ें अपन को किस तरह से इम्पैक्ट करती है? अरे यार, अब ये जो ट्रेडिशन है वो उस वजह से दिवाली के टाइम बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ग्रीटिंग कार्ड्स वाले हो गए, दिया कंपनीज हो गई, स्वीट कंपनीज, मिठाई के शॉप वाले हो गए, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो सोशल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं तरीके से अपन को इम्पैक्ट करता है। सेकेंड चीज़ क्या आती है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर?
तुम्हारी वैल्यूज के अंदर तुम लोगों को क्या आता है, रिफर्स टू कंसेप्ट दैट सोसाइटी इज होल्ड इन हाई एस्टीम्स, मतलब सोसाइटी कुछ चीज़ों में मानती है। वैल्यूज़ मतलब जो बिलीव है हमारी सोसाइटी के, वैल्यूज़ मतलब जो हमारे बिलीफ है। सोसाइटी के क्या बिलीफ है कि भाई सब जगह इक्वालिटी हो, हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, जस्टिस मिले, हम लोगों के साथ कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों के बिलीव्स के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर आती है। और सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस मतलब सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से, वो भी हमको इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है सोसाइटी का, अगर हम लोग अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम नहीं करें तो सोसाइटी वाले अपना प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर देंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें तुम लोगों को किस में आ जाएगी, सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। कंपोनेंट देख लो क्या क्या है सोशल एनवायरनमेंट के। कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि इसके अंदर आएगा एटीट्यूड, आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनका एटीट्यूड क्या है, उन लोगों की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, बर्थ एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशन सिस्टम, कंजम्पशन हैबिट, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, ये सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन चेंज होगा तो भी तुम्हारे प्रोडक्शन को फ़र्क पड़ेगा। किसी की लाइफ ज़्यादा या कम हो रही है, अगर तुम लोगों की एवरेज लाइफ 65 है तो भी बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा। बहुत लोगों को, ठीक है, बहुत लोगों को लाइफ से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसको ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी से फ़र्क पड़ता है। उसके बाद डेथ एंड बर्थ रेट क्या है, उससे भी मेडिकल सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम और लिटरेसी सिस्टम क्या है, उससे भी बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारे कंपोनेंट जो सोसाइटी रिलेटेड है वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब बिकॉज ऑफ जो इनोवेशंस हो रहे हैं उस वजह से जो बिजनेस में इम्पैक्ट होता है उसके रिलेटेड बात करते हैं। पहले के टाइम में जिस तरह से काम हुआ करता था, अब बिकॉज ऑफ कंप्यूटर आने की वजह से, क्या आने की वजह से, कंप्यूटर्स आने की वजह से ये काम करने का तरीका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है रेलवे की टिकट्स अब तुम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो अब बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया, राइट। पहले लोग एडवर्टीजमेंट करते थे, अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट एडवर्टीजमेंट करने का तरीका भी चेंज हो गया, राइट। तो ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अपन के बिजनेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है अलग अलग तरीके से। एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोला गया है। इट इंक्लूड फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। किस मेथड से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया जाता है। बिकॉज ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन आ चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब बिजनेस को ऑपरेट करने का भी तरीका बदल जाता है। एडवर्टीजमेंट वे हैव चेंज आफ्टर अराइवल ऑफ कंप्यूटर्स। एडवर्टाइज करने का तरीका बदल गया। Continuing innovation and advancement in different scientific and engineering fields such as laser, robotics, biotechnology, food preservation, medicine have provided numerous opportunities and threat for many different enterprises। ऐसा बोल रहे हैं जो इनोवेशन अलग अलग फील्ड में हो रहे हैं उस वजह से बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है और बहुत लोगों के लिए वो थ्रेट भी क्रिएट हो गया। क्यों, अब एक बात समझिए, पहले जो एडवर्टीजमेंट होती थी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में की जाती थी। आजकल लोग न्यूज़पेपर ज़्यादा फॉलो नहीं करते, टीवी आने के बाद टीवी में एडवर्टीजमेंट होती है। तो इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया वो न्यूज़पेपर के लिए क्या है, थ्रेट है, पर टीवी वालों के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कुछ लोगों के लिए थ्रेट भी होते हैं और कुछ लोगों के लिए वो चीज़ अपॉर्चुनिटी भी होती है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं फोर्थ एनवायरनमेंट पे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब जो पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं उससे भी आपको बहुत इम्पैक्ट करता है। अपन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अपन लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना तो बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि हाँ यार अब मेरे बिजनेस करने का तरीका चेंज नहीं होगा। वो आके कोई नई गवर्नमेंट आके क्या करती है ना, नई गवर्नमेंट आके नई पॉलिसी फ्रेम करती है। जैसे पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने जीएसटी नहीं लाया तो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों का तरीका सेम था। पर बीजेपी आने के बाद क्या आ गया, बीजेपी आने के बाद जीएसटी आ गया। अब जीएसटी आने की वजह से तुम्हारा काम करने का तरीका बदल गया, तुम लोगों का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, उस वजह से तुम्हारे काम में क्या आ गई, इंस्टेबिलिटी आ गई। अगर इंस्टेबिलिटी आ गई तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिजनेस को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसके कॉन्फिडेंस को थोड़ा शेक कर देती है।
क्या क्या चीज़ें आएगी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जो भी तुम्हारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमारे बिजनेस में कितना पॉलिटिक है हमारे कंट्री में। उसके बाद रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, वो लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है बिजनेस के टूवर्ड, वो बिजनेस को कितना सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगी। कितना गवर्नमेंट इंटरवेन करती है बिजनेसेस के अंदर, रिलेशनशिप क्या है फॉरेन कंट्री से, ये सारी चीज़ें तुम्हारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आएगी। लीगल एनवायरनमेंट में तुम लोगों के जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है वो सारे तुम्हारे इसके अंदर आएंगे। भले वो सेंट्रल वाला पास कर रहा है, भले वो स्टेट गवर्नमेंट पास कर रहा है, भले वो लोकल गवर्नमेंट पास कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट पास करे, वो सारे लॉज एंड रेगुलेशन तुम्हारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको लॉज फॉलो करना ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को क्या हो सकता है, आप लोगों की बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा बोलते ना स्ट्रिक्ट एक्ट है जो आपको फॉलो करना कंपल्सरी। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो इसमें सीधा देखो एक पॉइंट लिखा है मैंने, It is imperative for management of every enterprise to obey the rules and regulation to avoid legal problem। अगर आप लोगों ने लॉस फॉलो नहीं किए तो आप लीगल प्रॉब्लम्स के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, जैसे कि है ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लीगल लॉज निकाले गए। क्या क्या लॉज निकाले गए मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। एक है ना लिकर रिलेटेड, जैसे आप लोग लिकर के एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते ओपनली क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो लिकर की एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। उसके बाद जैसे कि ये तंबाकू और ये सब होते हैं ना, जो तंबाकू और ये सब का अगर तुम लोग एडवर्टीजमेंट करते हो ना, तुम लोगों ने देखा होगा एड में वो लोग क्लियरली बोलते हैं कि इससे कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाया, वो लॉज को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप तंबाकू का ऐड कर रहे हो और आप लोगों ने ये चीज़ वार्निंग नहीं दी, सिगरेट्स और का ऐड कर रहे हो, आप वार्निंग नहीं दे रहे कि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, तो आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और उस वजह से आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों के क्या हो गए, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो गई। अब तुम लोगों का अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, अपने इंडिया में किस तरह का एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक वाइज, उस रिलेटेड बात करेंगे। इंडिया का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जब अपन बात करेंगे ना, अपन मैक्रो लेवल पे बात करेंगे, माइक्रो लेवल नहीं, मैक्रो लेवल पे बात करेंगे। मैक्रो मतलब बड़ा पर्सपेक्टिव जहाँ पे पूरी कंट्री की बात की जाती है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने तुमको बताया था मिक्स्ड इकोनॉमी है या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी है। वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, मतलब 5 ईयर प्लान के अंदर क्या गवर्नमेंट इंक्लूड कर रही है, 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने किस सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, किस सेक्टर को कम इंपॉर्टेंस दिया है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगी। इकोनॉमिक इंडाइसिस मतलब तुम्हारा जो नेशनल इनकम है, तुम्हारा जो जीडीपी है, तुम्हारा जीएनपी है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों की पर कैपिटा इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, सेविंग रेट है, इन्वेस्टमेंट रेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इंडाइसिस में आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स मतलब जो तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आएगा, तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगी। तो तुम्हारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है एक बार वापस देख लो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाएगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर क्या क्या आती है, फिस्कल पॉलिसीज जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है पता है, वो लोग है ना आरबीआई वाले रेट निकालते हैं ना, आरबीआई वाले रेपो रेट निकालते हैं, रिवर्स रेपो रेट निकालते हैं, ये सब तुम्हारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर 5 ईयर प्लान्स के रिलेटेड, इकोनॉमिक इंडाइसिस मतलब जीडीपी, जीएनपी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम आ जाएगा। इंडिपेंडेंस के टाइम अपन लोगों का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था ना, वो बहुत अलग था, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ना वो भी बहुत अलग थी। अपनी इकोनॉमी में
मेनली क्या था ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था और लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। 70% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे काम करती थी, 85% पॉपुलेशन विलेज में रहती थी, और जो प्रोडक्शन किया जाता था ना वो बहुत ही लो लेवल टेक्नोलॉजी से किया जाता था, और उस टाइम पे डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती थी क्योंकि लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद अपन का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती थी, 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी, प्रोडक्शन बहुत ही लो टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता था, और कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, और वो स्टेप्स लेने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। क्या हो? गवर्नमेंट क्या चाहती थी? हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, पॉवर्टी कम हो। उसके बाद गवर्नमेंट चाहती थी कि हम लोग क्या बने? सेल्फ रिलायंट बने, मतलब हम लोग किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। उसके बाद वो चाहती थी रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, मतलब वो चाहती थी कि सारे स्टेट्स है ना इक्वली डेवलप हो। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम मतलब जैसे मुंबई बहुत ज़्यादा डेवलप है पर बिहार इतना डेवलप नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहती थी सब जगह ये जो इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस हो, सारे स्टेट इक्वली डेवलप हो। उसके बाद वो सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट करना चाहती थी। सोशलिस्ट पैटर्न मतलब जहाँ पे सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, ऐसा वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती थी। ओके स्टूडेंट्स, वापस समझ लो, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा स्ट्रक्चर ये था, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर सुधारने का सोचा। वो स्ट्रक्चर सुधारने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? ग्रोथ करना, सेल्फ रिलायंट बनाना, इक्वालिटी लाना, और एक सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट करना। अब इन लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले तो क्या किया ना, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। किसको? पब्लिक सेक्टर को। बट हुआ क्या, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट लॉस में जाने लगी। अब लॉस में जाने लगी, इस वजह से गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी लानी पड़ी 1991 में, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करना पड़ा, जहाँ पे उन लोगों को पब्लिक सेक्टर को कम इंपॉर्टेंस देके प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ा। ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट को क्यों लेने पड़े? क्योंकि उस दौरान ना, आफ्टर अपना इंडिपेंडेंस ना, अपना जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर गया था, अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया था, उसके बाद अपने रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी, उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, वो भी बहुत कम हो गया था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्स्टिकल हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फ्रेम की, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। क्या बोलते हैं? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इस पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या डिसाइड किया गया? ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर। क्या क्या डिसाइड किया गया? पहले के टाइम पे क्या हुआ था ना, लाइसेंस लेने पड़ते थे। बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनको लाइसेंस के बिना काम नहीं करने दिया जाता था। अब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 6 ही इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल थी, सारे इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल नहीं थी, तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। और क्या हो गया, अब इजीली आप लोग अपनी कंपनी सेटअप कर सकते थे। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वर डी रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था ना, बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट काम कर सकती थी। बट गवर्नमेंट को रियलाइज होने लगा कि अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करेगा तो है ना, वो सेक्टर इतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो रिस्ट्रिक्शन हटाया। उसने बोला कि नहीं, बहुत सारे सेक्टर अब ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ पब्लिक नहीं, वहाँ पे प्राइवेट भी काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पहले सेक्टर पब्लिक के लिए रिजर्व थे, अब वो सेक्टर प्राइवेट वाले भी वहाँ पे तुम काम कर सकते हैं। अब सिर्फ कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट काम कर सकती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो, रेलवे में कभी भी प्राइवेट लोग नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री, डिफेंस में भी कभी भी प्राइवेट लोग नहीं आएंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वाले आ सकते हैं, प्राइवेट वाले नहीं आ सकते। इससे पहले कुछ 135 प्लस सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ पब्लिक वाले काम कर सकते थे, और गवर्नमेंट ने वो 135 लिस्ट को कम करके कुछ 3-4 पे लेके आ गए थे। ओके स्टूडेंट, पब्लिक से बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स को बंद करके प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप दिया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उन लोगों से इन्वेस्टमेंट निकाल के कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया गया था, और उसको किसको सौंप दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया था। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना, खुद का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने की वजह से लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो प्रॉफिटेबल होने की चांसेस भी ज़्यादा होती है। उसके बाद पहले एफडीआई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट
पे। अब आफ्टर लिबरलाइजेशन आप लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। कुछ कुछ सेक्टर में आप 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते थे, कुछ कुछ सेक्टर में, सारे सेक्टर में नहीं पर कुछ कुछ सेक्टर में FDI 100% हो सकता था। पहले आई गेस 49% ही आप लोग FDI परमिशेबल था, उसको कोई कोई सेक्टर में उन लोगों ने 100% में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद ऑटोमेटिक परमिशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। पहले आप लोगों को अगर टेक्नोलॉजी बाहर से मतलब फॉरेन से लेके आनी होती थी ना, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी। अब अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी बाहर से लानी है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक परमिशन फॉर टेक्नोलॉजी एंड एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनी। उसके बाद FIPB बोर्ड, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड सेटअप किया गया था ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन लोगों को इंडिया में आने में कोई दिक्कत ना हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अपन बढ़ा सके। ठीक है, एक बार वापस देख लो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर को डी रिजर्व करके प्राइवेट को दे दिया गया। बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। FDI 100% अलाउ किया गया। ऑटोमेटिक परमिशन मिल गई टेक्नोलॉजी को लाने की, बाहर से कोई मशीन और लाने की। उसके बाद बोर्ड सेटअप किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तुम लोगों का ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब अपन लोगों को लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन वाला पार्ट बाकी है। उसके बाद एक और टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। उसके अलावा अपन का सारा खत्म हो गया। आई होप मेरे को लग रहा है कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके